हेलो फ्रेंड्स, वेलकम नर्सिंग क्लासेस। माय नेम इज सचिन अवस्थी और मैं आपको एमएसएन पढ़ा रहा था नर्सिंग क्लासेस पे। ठीक है। अपन ने पिछली क्लास अपने सेकंड चैप्टर वुंड वाला स्टार्ट करा था और अपने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि जो वुंड होता है वो क्या होता है, स्किन की इंटेग्रिटी का ब्रेक डाउन होना ही वुंड कहलाता है। वुंड के अपने डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन पढ़ा था, डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे पढ़ा था। जैसे अपन ने पहला क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसकी ड्यूरेशन के हिसाब से कि अक्यूट है या क्रोनिक है। फिर अपन ने उसकी स्किन इंटेग्रिटी के हिसाब से पढ़ा था कि ओपन है या क्लोज है। फिर अपन ने पढ़ा था डिग्री ऑफ कंटामिनेशन। डिग्री ऑफ कंटामिनेशन मतलब था कि क्लीन है वुंड या उसमें कितना डर्टी है। क्लीन पढ़ा था, क्लीन कंटामिनेट पढ़ा था, कंटामिनेट पढ़ा था और डर्टी वुंड पढ़ा था। उसके बाद में अपन ने उसकी थिकनेस के या डेप्थ के हिसाब से पढ़ा था कि फुल थिकनेस है और पार्शियल थिकनेस है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि कौन कौन से फैक्टर है जो कि वुंड हीलिंग को डिले करते हैं, चाहे वो स्मोकिंग हो, हाइपरटेंशन हो, प्रेशर हो, एडिमा हो, मैसेरेशन हो, डेसिकेशन हो, नेक्रोसिस हो, बायोफिल्म हो। सबको अपन ने वन बाय वन करके पढ़ा था। ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे कि घाव बढ़ता कैसे है, कितनी फेज में घाव बढ़ता है। डॉक्टर कहता है कि एक बार पट्टी को हटा के मुझे घाव को दिखाओ कि घाव कौन सी स्टेज में है अभी, यदि एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड में घाव आपका हील हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है। तो ये सबको अपन पढ़ते हैं वुंड हीलिंग और ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में होती है। तो आज अपन हेडिंग डालो स्टेज ऑफ वुंड हीलिंग, है ना। एक बार मैं देख लेता हूँ आपकी क्लास चल भी रही है नहीं चल रही। ओके। तो आज अपन देखते हैं स्टेज ऑफ वुंड हीलिंग। हेडिंग डालो स्टेज ऑफ वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग की कितनी स्टेज होती हैं, कौन कौन सी होती है, कितने टाइम पीरियड की होती हैं, इन सबसे बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तक अपने इन्फ्लामेशन पढ़ा था, वो पैथोलॉजी मेडिकल का क्वेश्चन था, मेडिसिन का पार्ट था। आज अपन सर्जरी का पार्ट पढ़ रहे हैं। वुंड है वो एक सर्जिकल पार्ट में आता है, तो आज अपन एक सर्जरी का पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो वुंड हीलिंग की जर्नली देखते हैं तो चार स्टेज होती हैं, चार फेज होती है वुंड हीलिंग की। कितनी फेज होती है? चार फेज हमको वुंड हीलिंग में देखने को मिलती है। ठीक है, एक मिनट रुकिए। ऑल ओके। चार फेज होती है वुंड हीलिंग की, अपन को चार फेज देखने को मिलती है। कौन कौन सी चार फेज होती है? बहुत अच्छा इनका निमोनिक है ना। क्योंकि एग्जाम में सीधा कई बार सिंपल एग्जाम आता है तो उसमें पूछ लेते हैं वुंड हीलिंग की कितनी फेज होती है। इनको सही सीक्वेंस में सेट करिए, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आपको अच्छा सीक्वेंस में याद रहेगा। इसलिए वुंड हीलिंग की कितनी फेज होती है? चार फेज होती है। कौन कौन सी होती है? वी आई पी रो। आपको निमोनिक याद रखना है, वीआईपी रो बहुत फेमस निमोनिक है, हर मेडिकल स्टूडेंट को पता होता है वीआईपी रो। ठीक है। V4 आता है वेस्कुलर चेंजेस। क्या आता है? वेस्कुलर चेंजेस। ठीक है। आपको सबसे पहले जब आपके कोई वुंड क्रिएट होता है, मान लो मेरे यहाँ पे एक चोट लगी है, गहरी चोट लगी है, तो सबसे पहले आपकी बॉडी क्या करेगी? सबसे पहले तो आपकी बॉडी काम करेगी वहां से होने वाली ब्लीडिंग को रोकना। तो उसमें वेस्कुलर चेंजेस आते हैं और वेस्कुलर चेंजेस से उसमें होने वाली ब्लीडिंग है वो रुकती है। उसके बाद में आई आता है और आई मतलब होता है इन्फ्लामेटरी फेज। क्या आता है? इन्फ्लामेटरी फेज आता है। इन्फ्लामेटरी फेज का काम ये होगा कि वहां पे जैसे अपने इन्फ्लामेशन पढ़ा है कि जो भी वहां से फैक्टर आते हैं, जो भी बाहर के पैथोजन एंट्री करें या बाहर से जो भी डैमेज सेल है उन्होंने कचरा फैला दिया वहां पे, उन कचरे को अपनी बॉडी की जो डिफेंस सेल है, इम्यून सेल है, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, चाहे वो आपके न्यूट्रोफिल हो या आपके लिम्फोसाइट हो, मैक्रोफेज है, उन सब जो डैमेज सेल है या जो इन्फेक्टेड सेल है, पैथोजन है, उनको कचरे को साफ करने का काम, उसको अपन बोलते हैं इन्फ्लामेशन। ठीक है। उसके बाद में P4 आता है प्रोलिफरेटिव फेज। क्या आती है? प्रोलिफरेटिव फेज, या इसी को अपन ग्रेनुलेशन भी बोलते हैं। इसी फेज को ग्रेनुलेशन भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है कि मान लो मेरे बहुत गहरा गड्ढा हो गया, सबसे पहले खून रुका है, उसके बाद में वहां पे जो भी बाहर के पैथोजन थे उनकी सफाई हुई है, उसको इन्फ्लामेशन बोला। और सफाई होने के बाद वहां पे नए टिश्यू आते हैं, जो वहां पे नए टिश्यू आते हैं, नए टिश्यू क्रिएट होते हैं, नए टिश्यू बनते हैं, उस फेज को अपन बोलते हैं प्रोलिफरेशन फेज या ग्रेनुलेशन फेज। जो नए टिश्यू बने हैं, अब नए टिश्यू बनने के बाद वो मेरे सरफेस तक आ चुका है। ठीक है। और लास्ट फेज होती है वो होती है रीमॉडलिंग। क्या होती है? रीमॉडलिंग, या इसी रीमॉडलिंग को अपन बोलते हैं मैच्योरेशन फेज। क्या बोलते हैं? मैच्योरेशन फेज बोलते हैं। तो ये चार स्टेप होते हैं जिसका अच्छा निमोनिक है वीआईपी रूम, है ना। V4 वेस्कुलर चेंज, I फॉर इंफ्लेमेटरी फेज, P4 होता है आपका प्रोलिफरेशन फेज या ग्रेनुलेशन फेज हो जाएगा, और R मतलब होता है रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग मतलब होता है कि वहां पे नए टिश्यू भी क्रिएट हो गए, एंड में फिनिशिंग होना, या जो ग्रेनुलेशन टिश्यू बने उनका मैच्योरेशन होना, इसी को अपन क्या बोलते हैं? रीमॉडलिंग बोलते हैं। क्लियर? यहां तक आपको पूरी बात समझ में आई। अपन ये भी देख लेते हैं कि भाई कौन सा फेज है, उसमें कितना टाइम लगता है। ये टाइम भी आपके पेपर में एग्जाम में पूछा जाता है कि वेस्कुलर फेज में कितना टाइम लगता है, प्रोलिफरेशन फेज में कितना टाइम लगता है, रीमॉडलिंग में कितना टाइम लगता है, या इन्फ्लेमेटरी में कितना टाइम लगता है, या ऐसा भी पूछ सकते हैं कि आपके टोटल वुंड हीलिंग में टोटल कितना टाइम लगता है। ठीक है।
तो यदि अपन टाइम पीरियड की बात करें कि किस फेज में कितना टाइम लगता है, तो जो वैस्कुलर चेंज है इसका काम था ब्लीडिंग को रोकना, इसका काम था ब्लीडिंग को कंट्रोल करने, ब्लीडिंग कंट्रोल करने का। वैसे एक एक फेज को अपन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसका काम था ब्लीडिंग कंट्रोल करना। तो ब्लीडिंग कंट्रोल करने में जो टाइम लगता है वो फ्यू मिनट का लगता है। कितना? कुछ ही मिनट में वो ब्लीडिंग है वो कंट्रोल कर दी जाती है। आइडियली बताया जाता है कि 10 से 15 मिनट या 5 से 15 मिनट में वो ब्लीडिंग है वो कंट्रोल कर दी जाती है। कितने में? 5 टू 15 मिनट में ब्लीडिंग को कंट्रोल करा जाता है। मतलब कि जो वेस्कुलर चेंजेस होते हैं वो 5 टू 15 मिनट के ही होते हैं। ठीक है, ये फेज इतने टाइम में क्लियर हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्लियर? उसके बाद में इन्फ्लामेटरी फेज आता है। और इन्फ्लामेटरी फेज में कितना टाइम लगता है? जो वहां पे आपकी बॉडी की डब्ल्यूबीसी, जो वहां पे सूजन बना रहेगा, पेन रहेगा, वो रहेगा आपको 0 से लेके 4 दिन का। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है क्लीनिंग का। क्लीनिंग क्लीनिंग का काम होता है, क्लींजिंग का काम होता है इसका, कि वहां पे जो भी बाहर के पैथोजन आए हैं उन सबको बाहर निकालना। जो भी क्लींजिंग का काम है वो इन्फ्लामेशन फेज का। और कितने टाइम का रहेगा? ये रहता है 0 से लेके 4 दिन तक का रहता है। ठीक है, कितने टाइम तक सूजन बना रहेगा? 0 से लेके 4 दिन का रहेगा। सूजन क्या करता है? वहां पे क्लींजिंग का काम करता है, साफ सफाई का काम करता है, जो भी कचरा इकट्ठा हुआ है उन सब कचरे को हटाने का काम करता है। उसके बाद में आता है प्रोलिफरेशन फेज, जो नए सेल बनाएंगे, नए टिश्यू बनाएंगे, मतलब कि ये आपके रिपेयरिंग का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? रिपेयरिंग का काम करेंगे। और इनको कितना टाइम लगता है? इनको टाइम लगता है 4 से लेके 21 डेज का। ये टाइम पीरियड आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और एंड में आता है रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग का काम होता है फिनिशिंग का काम करना, मतलब कि जो आपके ग्रेनुलेशन टिश्यू बने हैं उनको सही शेप देना, उनको मैच्योर करना। ये काम क्या कहलाता है? रीमॉडलिंग होता है या मैच्योरेशन कहलाता है। और इसमें कितना टाइम लगता है? इसमें टाइम लगता है, सॉरी, इसमें टाइम लगता है 21 दिन से लेके 2 साल का। 21 दिन से लेके कितना? 2 साल तक का यहाँ पे क्या लगता है? टाइम लगता है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि वुंड हीलिंग के 4 फेज होते हैं। ठीक है, वीआईपी रूम के निमोनिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको मैंने इससे पहले ही पढ़ा रहा था, आपको मैंने एक बात और बताई होगी कि जैसा अपने पिछली क्लास में पढ़ा था अक्यूट वुंड और क्रोनिक वुंड। ठीक है, तो मैंने बताया था कि अक्यूट वुंड ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मल एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड में उनकी वुंड हीलिंग हो जाती है, 2 से 3 वीक में उनकी वुंड हीलिंग हो जाती है। लेकिन किसी कारणवश से, सपोज आपके वुंड क्रिएट हुआ और आपने स्मोकिंग करना नहीं छोड़ा, आपने अपना बीपी कंट्रोल नहीं रखा, आपने अपना शुगर कंट्रोल नहीं रखा, ठीक है, या बहुत ज्यादा उसको मॉइस्ट कर दिया, बहुत ज्यादा ड्राई कर दिया, इन कारण से उसमें वुंड हीलिंग है वो डिले हो गई है। तो जो वुंड हीलिंग है वो किस फेज में फंस जाती है? जब क्रॉनिक वुंड होता है जिनमें 4 से 6 वीक लग जाते हैं, नॉर्मल एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड में वुंड हीलिंग नहीं होती, उनको क्रॉनिक वुंड बोलते हैं। ठीक है, ऐसी वुंड हीलिंग जो नॉर्मल एक्सपेक्टेड टाइम में नहीं होती, जैसे अपन 0 से 4 से 21 दिन में ग्रेनुलेशन हो गया, 0 से 4 दिन में इन्फ्लेमेशन हो गया, यदि जो ऐसे टाइम पीरियड में सेट नहीं होती उनको बोलते हैं क्रॉनिक वुंड हीलिंग या डिले वुंड हीलिंग। तो ये क्यों होती है? डिले वुंड हीलिंग इसलिए होती है यदि आपकी इन्फ्लामेटरी फेज, यदि कोई वुंड हीलिंग का प्रोसेस इन्फ्लामेटरी फेज में ही फंस गया, वहां पे बाहर से इंफेक्शन आ गया या बाहर से सही तरह ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है, तो वो फेज इन्फ्लामेटरी फेज में ही वुंड हीलिंग फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है। तो वो इन्फ्लामेटरी फेज से ग्रेनुलेशन फेज में यदि नहीं जा पाता, ठीक है, तो आपकी क्रोनिक वुंड हीलिंग देखने को मिलती है, डिले वुंड हीलिंग देखने को मिलती है। इसलिए अपन कहते हैं कि जो मोस्ट क्रूशियल या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फेज है वुंड हीलिंग की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट क्रूशियल फेज होती है वो कौन सी होती है? आपकी इन्फ्लामेटरी फेज होती है। तो अपन इसको लिख सकते हैं, इन्फ्लामेटरी फेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ वुंड हीलिंग। क्यों? आप ये भी लिख सकते हो, बिकॉज क्रोनिक वुंड हीलिंग या डिले वुंड हीलिंग ट्रैप इन इन्फ्लामेटरी फेज, वो इन्फ्लामेटरी फेज में ही ट्रैप हो जाती है। इसलिए ये वुंड हीलिंग है वो थोड़ी क्या होती है? खतरनाक होती है। इन्फ्लामेटरी फेज है वो थोड़ा क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? यहां तक अपन ने देख लिया। अब अपन एक एक फेज को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एक एक फेज को अच्छी तरह अपन पढ़ने वाले हैं। तो अपन पहला फेज लिखते हैं, पहला फेज अपन पढ़ते हैं वेस्कुलर चेंजेस। कौन सा? वेस्कुलर चेंजेस। ठीक है, समझते हैं वेस्कुलर चेंजेस को, समझते हैं इसमें क्या क्या चेंज होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझो। देखो पहली बात तो मेरे सबसे पहले यहाँ पे एक क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ, यहाँ पे मेरे घाव बन गया, बहुत गहरा घाव बन गया। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो, है ना, आई होप ऐसा ना हो, पर अनफॉर्चुनेटली आपको समझाने के लिए मुझे यहाँ पे घाव लग गया, बल्कि यहाँ पे क्या हो गया? थोड़ा डैमेज हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ से क्या होगी? ब्लीडिंग होगी।
तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट काम तो ये होगा कि उस ब्लीडिंग को रोकना। यदि वो ब्लीडिंग को नहीं रोका तो क्या होगा? मेरी बॉडी से ब्लड लॉस हो जाएगा, मेरे धीरे धीरे बीपी डाउन होगा, शॉक हो जाएगा और मेरी डेथ हो जाएगी। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना हो। ठीक है, लेकिन आप समझो तो अपनी बॉडी क्या करती है? सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है कि आपकी सबसे पहले ब्लीडिंग को रोकना। तो सबसे पहले ब्लीडिंग कैसे रुकेगी उसको अपन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। उनको अपन बोलते हैं वेस्कुलर चेंजेस। वेस्कुलर चेंजेस से ही आपकी ब्लीडिंग रुकती है। तो वेस्कुलर चेंजेस का काम क्या होता है? टू स्टॉप एक्टिव ब्लीडिंग। जो एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है उसको स्टॉप करने का काम किसका होता है? वेस्कुलर चेंजेस का होता है। टू स्टॉप एक्टिव ब्लीडिंग। एक्टिव ब्लीडिंग मतलब जो फ्रेश ब्लीडिंग हो रही होती है उसको रोकने का काम किसका होता है? वेस्कुलर चेंजेस का होता है। कैसे रोकती है वो अपन देखेंगे। कितना टाइम लगता है इसको? टाइम लगता है इंजरी टू, मतलब कितने टाइम की ये पीरियड की अपन बात करते हैं कि वेस्कुलर चेंजेस वाला जो फेज है वो कितने ड्यूरेशन का होता है। तो अपन कह सकते हैं इंजरी टू फ्यू मिनट, कि आपकी बॉडी है वो कुछ ही मिनटों में जो ब्लीडिंग है, एक्टिव ब्लीडिंग है, उसको क्या कर देती है? रोक देती है। ठीक है, कुछ ही मिनटों में एक्टिव ब्लीडिंग को वो रोक देती है। ओके, एक बार मैं देख लेता हूँ क्लास चल रही है। ओके, एक्टिव ब्लीडिंग को वो रोक देती है। क्लियर है बात? यहां तक समझ में आया? अब कितना फ्यू मिनट है तो अपन एक आइडिया ले लेते हैं कि फ्यू मिनट का मतलब है कि ये लेके 5 से लेके 15 मिनट में आपकी ब्लीडिंग रुक जाती है आइडियली। कितने टाइम में? 5 से लेके 15 मिनट में आपकी ब्लीडिंग है वो रुक जाती है। अब अपन देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर है जो इस ब्लीडिंग को रोकते हैं, क्या क्या होता है अपनी बॉडी में ब्लीडिंग को रोकने के लिए। तो सबसे पहले तो क्या होगा? सपोज मेरे यहाँ पे ब्लीडिंग हुई, मेरे यहाँ पे ब्लीडिंग क्रिएट हुई, यहाँ पे ब्लीडिंग होने लगी, तो सबसे पहले तो वहां की जो वेसल्स है ना वो क्या करेंगी? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगी। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा उसकी वजह से वहां पे ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, और ब्लड फ्लो ही कम होगा तो मेरी ब्लीडिंग भी रुक जाएगी। तो सबसे पहले तो क्या होने वाला है? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या होने वाला है? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। और आपको पता है कि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन में कौन से केमिकल मीडिएटर इंपॉर्टेंट होते हैं? तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन में जो केमिकल मीडिएटर होते हैं वो होता है तो सेरोटोनिन। क्या होता है? सेरोटोनिन 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन। ओके, दूसरे केमिकल मीडिएटर की अपन बात करें तो आपको मैंने थ्रोम्बोक्सिन और बताया था, थ्रोम्बोक्सिन A2 बताया था ना। जब आपको मैं प्रोस्टाग्लैंडिन बता रहा था कि आर्किडोनिक एसिड जब डैमेज होता है तो साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम आता है, फोक्स रिसेप्टर पे वो अटैच होता है, और अटैच होने के बाद में वो एक तो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करता है और दूसरा थ्रोम्बोक्सिन रिलीज करता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन तो वैसोडाइलेशन कर रहा था, और मैंने बताया था वैसोडाइलेशन का जस्ट अपोजिट काम होता है, वो कौन करता है? आपका थ्रोम्बोक्सिन करता है। ठीक है, तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन से सबसे पहले ब्लीडिंग रुकती है। सपोज करो कहीं आपके इंटरनल ब्लीडिंग भी हो रही है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी हो रही है, आपके खून आने लग गया, तो डॉक्टर सबसे पहले कहता है कि यहाँ पे आप आइस पैक लगा लो, या आप इसको बहुत जोर से प्रेस कर लो। तो प्रेस करने से या आइस पैक लगाने से क्या होता है? इससे ये होगा कि बाकी जो लोकल वेसल्स होती है, लोकल कैपिलरी, वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद में वहां पे ब्लीडिंग रुक जाती है। तो यदि आपको हरदम ब्लीडिंग रोकनी है तो आप वेजो कॉन्स्ट्रिक्ट करो। और वेजो कॉन्स्ट्रिक्ट कैसे करोगे? आप वहां पे आइस लगा लो, या वहां पे या तो आप वहां पे आइस लगा लो, या आप उसको प्रेस कर लो। पता है, एक आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। कभी आप आईसीयू में काम करोगे और किसी इंसान को वहां पे ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो वहां पे चोरी छुपे आप क्या करते हो कि मान लो किसी इंसान को कट लग गया और ब्लीडिंग रुक नहीं रही, तो वहां पे क्या करेंगे? पर एडीआर होता है, एड्रेनलिन होता है, एड्रेनलिन को एक गॉज पीस पे रखा और वहां पे लगा देंगे। ठीक है, उससे क्या होता है? वहां पे लोकल जो वेसल्स होते हैं उनमें वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। भाई एड्रेनलिन के बहुत पावरफुल वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है ना, वो लगा दो, तुरंत ब्लीडिंग रुक जाएगी। एड्रेनलिन को आप लगा दोगे ना, उस पर पटक दोगे तो तुरंत ब्लीडिंग रुक जाती है, क्योंकि वो लोकल वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देते हैं। ठीक है, वैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक आपको हैक बता रहा हूँ, आईसीयू के हैक है। ठीक है, तो ये चीज होता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, जिससे तुरंत ब्लीडिंग रुक जाती है। और कौन करता है? आपकी बॉडी में सेरोटोनिन होता है, थ्रोम्बोक्सिन A2 होता है, ये आपके वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन में हेल्प करते हैं। तो ब्लीडिंग रोकने के लिए सबसे पहले वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। लेकिन यदि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन से भी ब्लीडिंग नहीं रुकी, फिर आपके वहां पे कौन आता है? प्लेटलेट आती है। कौन आती है? प्लेटलेट आती है, वो ब्लीडिंग को रोकने का काम करती है। इनको बोलते हैं प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। वहां पे क्या होगा? प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होगा। तो कितनी देर में प्लेटलेट ब्लीडिंग को रोक देती है? आइडियली जितना टाइम प्लेटलेट के दौरान प्लेटलेट ब्लीडिंग को रोकने में लगाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग टाइम। कि प्लेटलेट कितने टाइम में प्लग बना के ब्लीडिंग को रोक देंगे, उसको क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग टाइम बोलते हैं, जिसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 2 से लेके 8 मिनट तक उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। अब प्लेटलेट कैसे ब्लीडिंग को रोकती है, वैसे इतना डिटेल में समझने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनना। ठीक है, सपोज करो ये आपकी क्या है? वेसल्स है, और इस वेसल्स में इंजरी हो गई है, यहाँ पे इंजरी हो गई है। जब आप अपन नॉर्मल एनाटॉमी या फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी पढ़ते हो, तो अपनी रोज एंड विल्सन बुक में लिख रखा है साफ साफ कि जो वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है, उसकी 3 लेयर होती है। ठीक है, ब्लड वेसल्स की 3 लेयर होती है। सबसे अंदर वाली लेयर होती है, उसको बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा।
ट्यूनिका इंटीमा के अंदर ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका मीडिया के बाहर कौन सी है? ट्यूनिका एक्सटर्ना। सबसे अंदर जो ब्लड के कांटेक्ट में है वो है ट्यूनिका इंटीमा। ठीक है, ट्यूनिका इंटीमा की फिर 4 सब लेयर होती है। ठीक है, सबसे अंदर होती है उसको बोलते हैं एंडोथेलियम। उसके नीचे आती है बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसमें कोलेजन फाइबर होते हैं, जिसमें आपके इलास्टेज फाइबर होते हैं। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से नीचे आएंगे तो फिर आपकी स्मूथ मसल्स की लेयर आती है जो थोड़े बहुत कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है, और उसके नीचे इलास्टिक बाउंड्री लेयर आती है जो आर्टरी में ही पाई जाती है, वेन में नहीं पाई जाती। तो ये 4 सब लेयर होती है। ठीक है, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको उसको समझो। सबसे ऊपर एंडोथेलियम वो बिल्कुल प्लेन होती है, स्मूथ होती है, उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन आती है जिसमें कोलेजन फाइबर होते हैं। ठीक है, अब प्लेटलेट और कोलेजन फाइबर की बहुत अच्छी दोस्ती रहती है, ये बात अपने माइंड में रखना। ठीक है, अभी अब धीरे धीरे क्या हुआ कि सपोज ये एक वेसल्स थी, ठीक है, और वेसल्स यहाँ से रप्चर हो गई, और वेसल्स रप्चर हुई है मतलब कि उसकी एंडोथेलियम है वो क्या हो गई है? अट गई है। अब उसकी स्मूथनेस खत्म हो गई, इस एरिया से जो इसकी जो एंडोथेलियम है वो अट गई। अब एंडोथेलियम हट गई तो उसके नीचे कौन सी लेयर आती है? बेसमेंट लेयर। उसमें क्या कोलेजन है, मतलब कि अब कोलेजन टिश्यू है वो एक्सपोज हो गया ब्लड की। भाई सबसे ऊपर एंडोथेलियम बिल्कुल स्मूथ लेयर है, उसके नीचे कोलेजन फाइबर है मतलब कि बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अब एंडोथेलियम रप्चर हो गई है, एंडोथेलियम किसी कारण से अट गई है, तो कोलेजन सबसे ऊपर हो गया, कोलेजन एक्सपोज हो गया। अब जब कोलेजन एक्सपोज हो गया तो प्लेटलेट और कोलेजन में बहुत अच्छी दोस्ती होती है। मान लो यहाँ पे प्लेटलेट बह रही है, प्लेटलेट को कोलेजन मिला, तो कोलेजन और प्लेटलेट आपस में चिपकती हैं और सारी प्लेटलेट यहाँ पे क्या होने लगती है? एग्रीगेट होने लगती है, इकट्ठा होने लग जाती है। ठीक है, आपको मैं इतना और बता देता हूँ कि प्लेटलेट और कोलेजन टिश्यू को जोड़ने में जो हेल्प करता है ना, वो पता है वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर। कौन करता है? वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर। वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर है वो कोलेजन और प्लेटलेट को जोड़ने में हेल्प करता है। किसी कारण से आपकी बॉडी में कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जिनमें वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है। जब इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो प्लेटलेट और कोलेजन जुड़ नहीं पाते, वो ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो पाती। इस बीमारी को वॉन विल्ब्रेंड डिजीज बोलते हैं। आपको वैस्कुलर में ये बीमारी पढ़ाई जाएंगी या जेनेटिक में भी पढ़ाएंगे, है ना। तो धीरे धीरे क्या है, यहाँ पे प्लग बनाने लग जाती है। आपकी जितनी प्लेटलेट है वो कोलेजन के संपर्क में आती है और वो यहाँ पे प्लग बना देती है, वो ब्लीडिंग को रोक देती है। और जो ये बनता है इसको अपन क्या बोलते हैं? प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन बोलते हैं। इस तरीके से आपकी ब्लीडिंग रुकती है, और जितने टाइम में ब्लीडिंग रुकती है प्लेटलेट के माध्यम से उसको अपन क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग टाइम बोलते हैं। अलग अलग मेथड आते हैं, ड्यूक मेथड से भी इसको असिस्ट किया जाता है, ईयर लो पिंचर करके। ठीक है, इसमें कितना टाइम लगता है? 2 से 8 मिनट का टाइम लगता है। क्लियर है बात? एक तो ये प्लेटलेट से होता है। सिंपल हमको जो हमारे टीचर समझाते थे वो ऐसे समझाते थे कि यदि आपकी कोई वेसल्स होती है, ये कहीं पे भी उबड़ खाबड़ इसमें देखने को मिलता है, वेसल्स में ब्लड को लगता है कि यहाँ पे वेसल्स उबड़ खाबड़ हो रही है, वहीं पे प्लेटलेट जमा हो जाती हैं। ऐसे हमको हमारे टीचर समझाते थे। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल पूरा रेशनल मैंने आपको समझा दिया है क्यों होता है। तो इसको बोलते हैं प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। यदि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन से भी ब्लीडिंग नहीं रुकी तो प्लेटलेट से ब्लीडिंग रुक जाती है। अब यदि प्लेटलेट से भी ब्लीडिंग नहीं रुकती तो फिर क्या होता है? उसके बाद फिर आते हैं यहाँ पे आपकी क्लॉटिंग फैक्टर। कौन आते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर आएंगे, और क्लॉटिंग फैक्टर है वो ब्लीडिंग को आके रोकेंगे। ठीक है, वहां पे क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो जाएंगे और क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होके ब्लीडिंग को रोकेंगे। यहाँ पे वो थ्रोम्बस बनाते हैं, जैसे प्लेटलेट प्लग बनाती है ना, ऐसे क्लॉटिंग फैक्टर वो थ्रोम्बस बनाते हैं। और क्लॉटिंग फैक्टर जितने टाइम में ब्लीडिंग को रोकते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्लॉटिंग टाइम बोलते हैं। और नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम है वो अलग अलग बुकों में अलग अलग लिखा रहता है। कई बुकों में 6 से 10 मिनट लिखा होता है, कई बुकों में ये 6 से लेकर 13 मिनट तक लिखा होता है। तो कुछ भी लिखा होता है, अलग अलग बुकों में अलग अलग लिखा होता है। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं क्लोटिंग टाइम। तो पूरी यदि अपन कोई बात करें कि सबसे पहले यदि किसी इंसान को इंजरी होती है, घाव बनता है, तो सबसे पहले वहां पे क्या होती है? ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग रोकने के लिए सबसे पहले वेस्कुलर चेंजेस होते हैं, मतलब वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है। वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन से ब्लीडिंग नहीं रुकती तो वहां पे प्लेटलेट प्लग बनता है, और प्लेटलेट प्लग से ब्लीडिंग नहीं रुकती तो वहां पे क्लोटिंग फैक्टर आते हैं। कहीं ना कहीं 15 मिनट, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट में ये ब्लीडिंग है वो रुक जाती है, और आपका वेस्कुलर चेंजेस वाला जो फेज होता है वो खत्म हो जाता है। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है, इसके बाद में अब अपन नेक्स्ट फेज पढ़ते हैं जिसको अपन बोलते हैं इन्फ्लामेटरी फेज। क्या पढ़ते हैं? इन्फ्लामेटरी फेज। नेक्स्ट फेज है इन्फ्लामेटरी फेज। इस इन्फ्लामेटरी फेज के बारे में देखते हैं। आपको पहले ही बता दिया था कि इन्फ्लामेटरी फेज का वुंड हीलिंग में क्या काम है। भाई मैंने ऐसा तो होगा नहीं कि मेरा यहाँ पे वुंड इंजरी हुई है, वहां पे वुंड क्रिएट हुआ है, तो वुंड क्रिएट होने के बाद में यहाँ पर कोई बाहर से पैथोजन या कोई डेड सेल इसमें ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक मिनट सॉरी। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मेरे यहाँ पे इंजरी हो और इंजरी होने के बाद भी यहाँ पे कोई बाहर से पैथोजन एंट्री ना करा हो, या यहाँ पे कोई सेल डैमेज ना हो, मतलब डेड सेल ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। भाई होता ही होता है, यहाँ पे बाहर से पैथोजन भी गया होगा, कुछ सेल यहाँ पे डैमेज भी है। तो उनके लिए क्या होता है कि अपनी बॉडी की जो इम्यून सेल है, चाहे वो WBC हो या आपके न्यूट्रोफिल हो या आपके
मैक्रोफेज, लिम्फोसाइटो, वो आपकी बॉडी की जो इम्यून सेल है यहाँ पे आएंगी, और जो कचरा वहां पे आया है, चाहे वो बाहर की पैथोजन आयो, बाहर से पैथोजन आयो, या बॉडी की डैमेज सेल हो, उनको वो मारते हैं और बाहर निकालते हैं। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं इन्फ्लामेशन। क्या बोलते हैं? इन्फ्लामेशन बोलते हैं। बल्कि इन्फ्लामेशन में बेसिकली क्या हो रहा है? क्लींजिंग। तो अपन कहते हैं क्लींजिंग ऑफ वुंड साइट। यहाँ पे वुंड साइट की क्या होती है? क्लींजिंग होती है, साफ सफाई होती है। और क्लींजिंग होने में टोटल कितना टाइम लगता है? यदि अपन क्लींजिंग होने में ड्यूरेशन की बात करते हैं, तो ये ड्यूरेशन लगता है आपको 0 से लेकर 4 दिन का, यहाँ पे क्या लगता है? ड्यूरेशन लगता है। क्लियर ये बात? ठीक है। और मैंने ये भी बताया था, मोस्ट इंपोर्टेंट फेज यही होती है, यदि इन्फ्लामेशन में क्लींजिंग अच्छी तरह नहीं हो रही है, तो वो क्रोनिक वुंड बन जाता है। जैसे आप डायबिटिक्स में देख लो, डायबिटिक फुट में देख लो, या पेप्टिक प्रेशर अल्सर में देख लो, तो मोस्ट क्रूशियल स्टेज होती है वो इन्फ्लामेटरी फेज ही होती है। अब अपन थोड़ा सा एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, कि जो शुरू के 24 से 48 घंटे होते हैं, शुरू के 24 टू 48 आवर होते हैं, उसमें जो मेन रोल इन्फ्लामेशन में प्ले करता है, वो करते हैं आपकी बॉडी के न्यूट्रोफिल या पीएमएनएल करती है। पीएमएनएल बोल दो या न्यूट्रोफिल बोल दो, एक ही बात होती है। ठीक है। लेकिन यदि 48 घंटे में भी आपकी क्लींजिंग नहीं हुई है, अच्छी तरह 48 घंटे में भी क्लींजिंग नहीं हुई है, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इन्फ्लामेशन और बाहर क्लींजिंग के लिए रोल प्ले करेंगे, वो कौन करते हैं? या तो लिम्फोसाइट आएंगी, या तो यहाँ पे लिम्फोसाइट आएंगी। यदि लिम्फोसाइट से भी ठीक नहीं हुआ, तो यहाँ पे मैक्रोफेज आके इनकी क्लींजिंग करने वाली है। तो क्लियर आपने समझा कि इन्फ्लामेशन फेज में पीएमएनएल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट और मैक्रोफेज है, तीनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो बाहर से गंदगी आई है या जो डेड सेल है यहाँ पे, उनको क्लींजिंग करने में हेल्प करते हैं। क्लियर ये बात? अब इसमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, यदि आप कोई फेज को आपको पता लगाना है कि इन्फ्लामेशन स्टार्ट हुआ नहीं हुआ, सूजन, यदि मेरे यहाँ पे वुंड है, उसमें सूजन आ रहा है नहीं आ रहा, तो आप कैसे पता लगाओगे? आप देखोगे, आपको 5 क्लासिकल साइन जो अपन ने पढ़े थे, वैसे इन्फ्लामेशन को अपन डिटेल से पढ़ के आए हैं, तो आपके लिए इस स्टेज को समझना बहुत इजी होगा कि यहाँ पे कौन कौन से सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। यदि अपन साइन सिम्टम की बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको पेन देखने को मिलेगा, जिसको अपन नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? डॉलर बोलते हैं। यहाँ पे आपको दर्द देखने को मिलेगा। यदि मेरे को यहाँ बताओ, यहाँ पे चोट लगेगी, तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा। जब शुरू के 0 से 4 दिन होंगे, तो मुझे यहाँ पे दर्द देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा। वो खतरनाक दर्द होता है, तो आप उसको कुछ जीरोडोल या एसिलोफेनिक है 100 mg एसिलोफेनिक या पैरासीटामोल कुछ देके आप उसको ठीक कर सकते हो। पेन के साथ साथ मुझे यहाँ पे रेडनेस देखने को मिलेगी। यदि आप घाव को देखोगे, आप कहोगे कि पट्टी हटाओ, हमको घाव देखना है, तो रूबरा देखने को मिलेगा। आप पट्टी हटाओगे, घाव देखोगे, तो बिल्कुल लाल चरमट आपको घाव देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें सूजन आ रहा है। लाल चरमट क्यों होता है? क्योंकि वहां पे वैसोडाइलेशन और आरबीसी का स्टेसिस होता है, उस स्टेसिस की वजह से वहां पे रेडनेस देखने को मिलती है। क्लियर है बात? ठीक है। पेन हो गया, रेडनेस हो गया, वहां पे आपको इडीमा होगा, वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ेगी, तो उसकी वजह से स्वेलिंग देखने को मिलेगी, जिसको अपन ट्यूमर बोलते हैं। वहां पे आपको इडीमा देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वेस्कुलर परमेबिलिटी है वो बढ़ती है। हिस्टामिन या साइटोकाइनिन इसमें प्ले रोल करते हैं परमेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, अपन पढ़ के आए हैं। उसके साथ ही आपको वो एरिया वो थोड़ा गर्म देखने को मिलेगा, वार्मथ देखने को मिलेगी, जिसको अपन बोलते हैं कलर बोलते हैं। और उस एरिया में स्वेलिंग और पेन की वजह से इस एरिया से मैं काम नहीं कर पाऊंगा, हाथ को उठाने में, हिलाने में मुझे जोर आएगा, बल्कि लॉस ऑफ फंक्शन भी मुझे देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? लॉस ऑफ फंक्शन देखने को मिलेंगे। इस पॉइंट को अपन बोलते हैं फंक्शनल लेसी। फंक्शनल लेसी। ठीक है। तो ये 5 साइन आपको देखने को मिलेगा। आप कहोगे कि मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ पे सूजन आ रहा है, आसपास सूजन आ रहा है, रेडनेस देखने को मिलेगी, इससे आज से काम नहीं हो रहा, मुझे वो गर्म देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये इसके क्लासिकल कार्डिनल साइन होते हैं, ये हमको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से मीडिएटर है वो यहाँ पे काम करते हैं, ये भी देख लेते हैं। कौन कौन से इन्फ्लामेटरी मीडिएटर है जो यहाँ पे काम करते हैं? अपन बात कर रहे हैं मीडिएटर्स की। कौन कौन से मीडिएटर है जो यहाँ पे काम करते हैं? तो मैंने मीडिएटर की बात करी थी, 2 तरह के होते हैं, तो सेल डेरिवेटिव होते हैं। एक मीडिएटर तो होते हैं जो सेल डेरिवेटिव होते हैं। सेल डेरिवेटिव की बात करें तो हिस्टामिन था पहला, पहला था आपका हिस्टामिन। हिस्टामिन के बाद में अपन यदि दूसरे मीडिएटर की बात करी तो सेरोटोनिन था। तो सबके बारे में अपन ने डिटेल में पढ़ा था। सेरोटोनिन के बाद में अपन ने प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में पढ़ा था, फिर ल्यूकोट्राइन पढ़ा था, और उसके बाद में साइटोकाइनिन पढ़े थे। क्या है? साइटोकाइनिन। ठीक है। इनके बारे में अपन ने 1 बाय 1 पढ़े थे। ये बात देखता हूँ, क्लास सही चल रही है। साइटोकाइनिन ये देखे थे। ठीक है। यदि अपन बात करें थे प्लाज्मा डेरिवेटिव की, कि प्लाज्मा डेरिवेटिव कौन कौन से थे, अपन प्लाज्मा डेरिवेटिव की बात करें तो उसमें आपको एक तो काइनिन आ रहा था, काइनिन सिस्टम आता है, और कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम आता है। कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम आता है। इसके बाद में आप फिब्रिनोजन भी बोल सकते हो, फिब्रिनोजन भी बोल सकते हो, और क्लॉटिंग फैक्टर भी बोल सकते हो। दिख रहा है ना आपको? क्लॉटिंग फैक्टर भी आप बोल सकते हो। तो ये अपन को काफी सारे केमिकल मीडिएटर जो इन्फ्लामेशन के लिए क्या होते हैं? रेस्पॉन्सिबल होते हैं।
ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको बतानी है, ठीक है, समझो इन्फ्लेमेटरी फेज में एक और इंपॉर्टेंट बात बतानी है। देखो, जनरली जब भी इन्फ्लामेशन होता है तो आपकी बॉडी से फ्लूइड बनता है और फ्लूइड बाहर निकलता है क्योंकि परमेबिलिटी बढ़ती है। इन्फ्लामेशन के ड्यूरिंग हिस्टामिन रिलीज होता है, साइटोकिनिन रिलीज होता है, जो आपकी वेसल्स की परमेबिलिटी को बढ़ाता है। तो जब भी इन्फ्लामेशन होगा वहां पे आपके क्या बनता है, एक फ्लूइड बनता है। उस फ्लूइड को क्या नाम देते हैं अपन, एक्जुडेट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, एक्जुडेट नाम देते हैं। दो तरह के फ्लूइड होते हैं, एक्जुडेट और ट्रांसुडेट। एक्जुडेट वो फ्लूइड होता है जो कि इन्फ्लामेशन के ड्यूरिंग परमेबिलिटी बढ़ने के कारण बनता है, उसको एक्जुडेट बोलते हैं। और जो नॉर्मल फ्लूइड बनता है, नॉर्मल हाइड्रोस्टैटिक ऑन्कोटिक प्रेशर के डिसबैलेंस की वजह से बनता है, उसको ट्रांसुडेट फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, तो जहां जहां इन्फ्लामेशन होता है, जब जब इन्फ्लामेशन होता है तो एक फ्लूइड बनता है, उस फ्लूइड को अपन बोलते हैं एक्जुडेट। कहीं भी आपकी बॉडी में एक्जुडेट बन रहा है, आप समझ जाओ कि इन्फ्लामेशन है यहाँ पे, मतलब कि मेरे यहाँ पे इंजरी हुई है ना, तो यहाँ से एक फ्लूइड बनता जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, एक्जुडेट बोलेंगे। अभी एक्जुडेट भी दो तरीके का होता है, एक नॉर्मल एक्जुडेट होता है जो एक्सपेक्टेड होता है कि इतना एक्जुडेट है, इस कलर का होता है एक्जुडेट है, और एक होता है एबनॉर्मल एक्जुडेट जो कि इन्फेक्शन में बनता है। जब इंसान को इन्फेक्शन हो जाता है तब बनता है, या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तब बनता है। ठीक है, तो नॉर्मल जो हेल्दी इंसान में बनता है या हेल्दी एक्जुडेट होता है, वो कैसा होता है, या तो वो सीरस होगा, उसमें येलोइश कलर का होगा, सीरस मतलब कि येलोइश कलर का होगा, ठीक है, या सीरो सैंगिनियस होगा। सीरो सैंगनियस मतलब कि पिंकिश कलर का होगा, या तो पिंकिश कलर का होगा या वो येलो कलर का होगा, तो अपन कह सकते हैं नॉर्मल एक्जुडेट है, नॉर्मल प्रोसेस है, मतलब कि आपका इन्फ्लामेशन ठीक हो रहा है। ठीक है, इन्फ्लामेशन ठीक हो रहा है। यदि यहाँ पे मेरे जो फ्लूइड निकल रहा है, एक्जुडेट निकल रहा है, अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे वो एक्जुडेट और ट्रांसुडेट, कि जो एक्जुडेट निकल रहा है वो मेरा येलोइश कलर का हो रहा है या पिंकिश कलर का है, तो वो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, और नॉर्मल अमाउंट में होना चाहिए, नॉर्मल अमाउंट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा निकल रहा है, पूरी की पूरी लगातार बह रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नॉर्मल अमाउंट में है तो उसको अपन बोलेंगे नॉर्मल हेल्दी एक्जुडेट है। लेकिन यदि वो ही बिल्कुल ब्लडी हो रहा है, बिल्कुल लाल, बिल्कुल खून की तरह निकल रहा है, ब्लडी निकल रहा है, या बिल्कुल फ्लूरेंट निकल रहा है, फ्लूरेंट मतलब कि पस वाला निकल रहा है, बिल्कुल व्हाइट निकल रहा है, तो इसका मतलब कि उसमें क्या हो गया, इन्फेक्शन हो रहा है या ब्लीडिंग हो रहा है, तो अपन कहेंगे कि ये एबनॉर्मल है। तो आपको ये पता होना चाहिए, मैं जनरल इतना बताना चाह रहा हूँ कि नॉर्मल किसी इंसान के जहां वुंड होता है, वहां से इन्फ्लामेशन है, वहां पे उसके ड्यूरिंग एक एक्जुडेट भी बनता है, वो एक्जुडेट आपका नॉर्मल होना चाहिए। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे आपकी एक नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको समझना। सपोज करो यहाँ पे मेरे वुंड था, यहाँ से एक्जुडेट बन रहा है, और मैंने इसकी ड्रेसिंग कर दी बहुत टाइट, बहुत टाइट, बिल्कुल पन्नी से इसकी ड्रेसिंग कर दी, ऐसे मटेरियल से, ऐसी बैंडेज से ड्रेसिंग करी है कि वो फ्लूइड बाहर नहीं निकल पा रहा। तो क्या होगा, यदि वो फ्लूइड बाहर नहीं निकल पाएगा तो अंदर ही अंदर फ्लूइड इकट्ठा होगा, और वहां पे बहुत ज्यादा मॉइस्चर हो जाएगा। और बहुत ज्यादा मॉइस्चर होना भी मैंने आपको बताया था, क्या कहते हैं, मैसिरेशन बोलते हैं। और मैसिरेशन भी या ओवर प्रोडक्शन ऑफ एक्जुडेट होता है, वो भी क्या करता है, वुंड हीलिंग को डिले करता है। इसलिए जब भी इंफ्लामेटरी फेज में आपका घाव होता है, आपका वुंड इंफ्लामेटरी फेज में होता है, उस टाइम आपको क्या करना है कि आपको बिल्कुल ऐसी बैंडेज यूज करनी है जो उस एक्जुडेट को सॉक कर ले, मतलब कि एब्जॉर्ब कर ले। और जैसे ही वो सॉइल्ड हो जाती है, बिल्कुल गीली हो जाती है, आपको वो बिल्कुल सॉक करना बंद कर देती है, बहुत ज्यादा गीली हो गई मान लो बैंडेज, और उसने सॉक करना बंद कर दिया, तो आप उस बैंडेज को चेंज कर दो, नई बैंडेज लगा दो। आइडियली कहते हैं कि जो ड्रेसिंग होती है वो हर तीसरे दिन अपन को चेंज करनी होती है। लेकिन यदि आपको वो बिल्कुल गीली दिख रही है, गीली दिखने का मतलब कि अब वो और ज्यादा सोप नहीं करेगी, और ज्यादा एक्जुडेट को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, तो आपको उस ड्रेसिंग को चेंज कर देना है, क्योंकि एक्जुडेट बनना नॉर्मल फिनोमेना है, एक लिमिट अमाउंट में। क्लियर, तो आपको ये पॉइंट लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, लिखो, इस पर लिख सकते हैं अपन कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ एक्जुडेट, ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन या ओवर एक्जुडेशन also cause delay wound healing। ठीक है, therefore इस वजह से यूज soaking dressing during inflammation, इन्फ्लामेशन के ड्यूरिंग अपन को सॉकिंग ड्रेसिंग को यूज करना है, जो ऐसी ड्रेसिंग जो एब्जॉर्ब कर ले, सॉरी, ऐसी ड्रेसिंग यूज कर लिए जो कि फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर ले। इफ ड्रेसिंग बिकम सैचुरेट, सैचुरेट का मतलब है कि अब और ज्यादा वो सॉक नहीं करेगी, या पर कह सकते हैं कि सॉइल्ड हो गई है, सॉइल्ड हो गई है, तो आपको क्या काम है, चेंज द ड्रेसिंग, आपको ड्रेसिंग को क्या करना है,
चेंज करना है। वैसे आइडियली अपन हर 3 दिन में करते हैं, लेकिन आपको ड्रेसिंग यदि सॉइल्ड दिख रही है, गीली भीगी हुई दिख रही है, आपको तुरंत ड्रेसिंग को क्या करना है, चेंज करना है। इसको अपन क्या बोलते हैं, मतलब ड्रेसिंग चेंज करना है। ठीक है, तो अपन ने देखा, अपन ने इन्फ्लामेटरी फेज को अच्छी तरह पढ़ लिया, और इन्फ्लामेटरी फेज में आपने देख लिया कि आपको दर्द हो रहा था, रेडनेस हो रही थी, और अपन ने ये भी देखा कि कौन कौन से केमिकल मीडिएटर हैं जो इसके लिए कोज कर रहे हैं। ठीक है, और इसका मेन काम क्या था कि जो बाहर से पैथोजन है या जो डेड सेल है उन सबको मार दिया है। अब आपकी वुंड साइट है वो बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल साफ सुथरी है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट फेज पढ़ते हैं, और नेक्स्ट फेज है अपनी थर्ड फेज है, वो है प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेशन। कौन सी फेज है, प्रोलिफरेशन फेज, या इसी को अपन बोलते हैं ग्रेनुलेशन फेज, या तो ग्रेनुलेशन फेज बोल दो या आप प्रोलिफरेशन फेज इसको बोल सकते हो। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है इसको अपन पढ़ेंगे, लेकिन आप समझो कि ये कितने दिन की होती है, क्या होता है, कितना ड्यूरेशन होता है इसका, और इसमें होता क्या है जनरली, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, समझो। मेरे यहाँ पे चोट लगी थी, अनफॉर्चुनेटली मेरे यहाँ पे चोट लगी थी। सबसे पहला काम था इसकी ब्लीडिंग रुक गई, उसके बाद में यहाँ पे इन्फ्लामेशन आया और सूजन आया। उसका काम ये था इन्फ्लामेशन का कि जो भी बाहर से पैथोजन आए थे या जो भी डेड सेल इसके अंदर डैमेज टिश्यू थे, उनको मेरी बॉडी थी, जो मेरी बॉडी की डिफेंस सेल है, मैक्रोफेज है, लिम्फोसाइट है, उन्होंने उसको क्लीन कर दिया, साफ कर दिया और उनको अपनी बॉडी से बाहर फेंक दिया। ठीक है, उसके बाद में अब ये एरिया वो बिल्कुल क्लीन है। इस एरिया में अब 4 दिन बाद ये एरिया बिल्कुल क्लीन है। अब क्या होने वाला है, अब ये घाव भरना स्टार्ट होगा। अब मेरे धीरे धीरे दर्द कम हो गया, स्वेलिंग कम हो गया, सब कम हो गया। अब ये घाव भरना स्टार्ट होगा, मतलब इसमें नए टिश्यू बनेंगे, और नए टिश्यू भरते भरते ये ऊपर तक आएंगे। तो इसमें क्या होगा, नए टिश्यू बनेंगे, और नए टिश्यू मतलब रिपेयरिंग होगी, और नए टिश्यू बनेंगे, मतलब जो गहरा गड्ढा था वो धीरे धीरे भरेगा, और ऊपर तक आपके टिश्यू आने लगेंगे, नए टिश्यू जो बनेंगे। जो नए टिश्यू बनते हैं उनको अपन बोलते हैं ग्रेनुलेशन टिश्यू। ठीक है, नए टिश्यू बनते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, ग्रेनुलेशन टिश्यू बनते हैं। धीरे धीरे उन टिश्यू में, वो टिश्यू नए टिश्यू बने हैं, उनको एक स्ट्रेंथ चाहिए, आपस में बंधे होने चाहिए, आपस में बिल्कुल टाइट टाइट अटैचमेंट चाहिए। तो टाइट अटैचमेंट का काम करता है वो कौन करता है, वो करता है कोलेजन फाइबर। बिल्कुल उनको टाइट अटैच करने हैं, एक दूसरे टेंसाइल स्ट्रेंथ देनी है, उसका काम कौन करता है, कोलेजन फाइबर करता है। तो कोलेजन फाइबर को बनने के लिए कौन सी सेल चाहिए, फाइब्रोब्लास्ट सेल। आपकी बॉडी में फाइब्रोब्लास्ट सेल आएगी जो कोलेजन फाइबर बनाएंगे और उन सेल को स्ट्रेंथ देंगे। उसके बाद में आपकी जो सेल बनी है, नई नई जो सेल बनी है, नई नई टिश्यू बनी है, उनको प्रॉपर ब्लड चाहिएगा, मतलब उनको प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट चाहिए। इसके लिए उनको ब्लड सप्लाई की भी जरूरत होगी। तो आपकी बॉडी में एक एंडोथीलियम सेल आती है, कौन सी आती है, एंडोथीलियम सेल आती है, जो वहां पे नई नई कैपिलरी बनाएगी। उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं एंजियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, एंजियोजेनेसिस, जिसमें नई नई कैपिलरी बनेगी। ठीक है, उसके बाद में जब वो घाव ऊपर तक आ जाएगा, ऊपर तक मेरे टिश्यू बन जाएंगे। ठीक है, गहरा घाव था, गहरे से वो ऊपर ऊपर तक नए नए टिश्यू बन रहे, घाव बढ़ता हुआ दिखेगा। जब वो ऊपर आ जाएगा तो उसके ऊपर एक स्किन भी बननी होनी चाहिए। तो स्किन बनने के लिए एक एपिथेलियल सेल पाई जाती है, वो एपिथेलियल सेल है, वो आपके ऊपर स्किन बनाएगी, एक कवरिंग बनाएगी। उस प्रोसेस को बोलते हैं एपिथेलाइजेशन। तो अपन ग्रेनुलेशन फेज होता है, इसमें तीन प्रोसेस अपन पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये प्रोसेस कितने दिन का होता है, इसका ड्यूरेशन क्या होता है। तो इस प्रोसेस का जो ड्यूरेशन होता है वो आपके होता है 4 से लेकर 21 दिन का इसका ड्यूरेशन होता है। कितना होता है, 4 से लेकर 21 दिन का ड्यूरेशन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपके न्यू टिश्यू फॉर्म होंगे, जो आपके न्यू टिश्यू होंगे वो फॉर्म होंगे, मतलब न्यू टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसमें आपके कोलेजन फाइबर बनेंगे, कोलेजन फाइबर बनते हैं, या आप कह सकते हो कि न्यू ब्लड वेसल्स बनती है, न्यू ब्लड वेसल्स यहाँ पे बनती हैं। ठीक है, उसके साथ में आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे एपिथेलियम बनेगी, एपिथेलियलाइजेशन होगा, मतलब कि यहाँ पे एपिथेलियम भी देखने को बनती है। तो अपन ने देखा कि ये काफी तरीके के यहाँ पे क्या है, काफी अलग अलग यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं, अपन को प्रोसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब अपन वन बाय वन करके देखते हैं सबको कि क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है। शुरू से अपन मैं समझाता हूँ, लिखवा देता हूँ, वैसे समझा तो दिया मैंने कि कैसे कैसे होता है, डिटेल में समझो। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा कि न्यू टिश्यू फॉर्म होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, न्यू टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, लेकिन न्यू टिश्यू फॉर्मेशन होते हैं। क्या होता है, नए नए टिश्यू का यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और जो नए टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, ग्रेनुलेशन टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेनुलेशन। जो नए टिश्यू बनते हैं इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, ग्रेनुलेशन टिश्यू बोलते हैं। बल्कि यहाँ पे नए नए ग्रेनुलेशन टिश्यू का क्या होता है, फॉर्म होता है, फॉर्मेशन होता है। आप समझो,
जब ये नए नए टिश्यू बनते हैं, ये देखो 4 दिन के बाद की बात है, 5वें दिन से स्टार्ट हो रहा है, वहां पे नए नए टिश्यू बन रहे हैं। जब नए नए टिश्यू बनते हैं ना, नए नए टिश्यू होते हैं, वो बहुत ज्यादा लाल कलर के होते हैं, मतलब कि रेड दिखेंगे। यदि आप इन टिश्यू को देखोगे, सबसे पहले जब इन्फ्लामेशन था, आपने ड्रेसिंग हटाई और ड्रेसिंग हटा के आपने इन्फ्लामेटरी फेज को असेस करा, तो वो लाल कलर का था, रेडनेस थी, वहां पे रेडनेस थी। लेकिन अब यहाँ पे आपको कुछ नई नई सेल आती हुई दिखेंगी, नई नई सेल दिखेंगी, वो क्या होती है, बिल्कुल लाल कलर की होती है, रेड कलर की होती है। दूसरा, वो फफोले लाइक होती है, मतलब कि अभी नई नई सेल है ना, तो बम्पी होती है, मतलब कि थोड़े फफोले टाइप की सेल होती है। आपको दिखेगा वहां पे, जब बेस देखोगे आप उस घाव का, गहरा घाव है, उसका बेस देखोगे तो उसमें लाल लाल क्या है, आपको लाल लाल कुछ दाने दाने दिखाई देंगे। ठीक है, लाल लाल दाने दाने दिखाई देंगे, पर वो थोड़ा मॉइस्ट होगी, वो ड्राई नहीं होगी। ड्राई है तो आपको मॉइस्ट करनी पड़ेगी, ड्राई नहीं छोड़ना। घाव ग्रेनुलेशन टिश्यू तभी बनते हैं जब उनको प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर मॉइस्चर चाहिए। तो यदि वहां पे मॉइस्ट नहीं है तो आप मॉइस्ट ड्रेसिंग कर दो। कई ड्रेसिंग आती है जो मॉइस्चर बना के रखती है, जैसे हाइड्रोजल ड्रेसिंग, हाइड्रोकोलोइडल ड्रेसिंग आती है, वो वहां पे मॉइस्चर बना के रखती है। तो अपन वहां पे ऐसी ड्रेसिंग, मॉइस्चर ड्रेसिंग का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मॉइस्चर बना के रखना है। तो वो एरिया बिल्कुल रेड होता है, बम्पी फपोले टाइप होते हैं, वो मॉइस्ट होते हैं। अब ऐसी अपीयरेंस आपको किस फ्रूट में देखने को मिलती है? ऐसी अपीयरेंस मुझे स्ट्रॉबेरी में देखने को मिलती है। स्ट्रॉबेरी आप सबने देखी है ना, तो स्ट्रॉबेरी भी आपको लाल लाल देखने को मिलेगी और उसमें दाने दाने होते हैं लाल लाल। तो बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस देखने को मिलती है। तो आपसे कोई पूछ ले कि स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस कहाँ देखने को मिलती है, कौन सी फेज में देखने को मिलती है, तो आप कह सकते हो ग्रेनुलेशन। जब नए ग्रेन्यूल टिश्यू बन रहे होते हैं तो बिल्कुल स्ट्रॉबेरी शेप के होते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस देखने को मिलती है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रेनुलेशन। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? ग्रेनुलेशन बोलते हैं। समझ में आई इतनी बात आपको? तो सबसे पहले तो मेरे क्या है कि जो घाव बना था उसमें नए नई सेल, नए नए ग्रेनुल टिश्यू बनेंगे। उसके बाद क्या होता है कि यही ग्रेनुल टिश्यू है, उसमें फाइब्रोब्लास्ट सेल आती है। कौन सी सेल आती है? फाइब्रोब्लास्ट सेल आती है। ये फाइब्रोब्लास्ट सेल क्या करती है? आपको पता है कि आपने जब मास्ट सेल पढ़ी, सॉरी कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा होगा, उसमें भी आपने पढ़ा होगा कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन फाइबर होते हैं, इलास्टिन फाइबर होते हैं, जो उस सेलों को क्या देते हैं? स्ट्रेंथ देते हैं, मजबूती देते हैं, कोलेजन फाइबर ये। ठीक है, अब क्या होता है कि वो कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर है, वो भी कौन बना रहा था? फाइब्रोब्लास्ट सेल। फाइब्रो मतलब कि फाइबर और ब्लास्ट यानी बनाना। तो इन सेल का काम होता है कोलेजन फाइबर, क्या काम होता है? कोलेजन फाइबर का सिंथेसिस करना। क्या काम होता है? कोलेजन फाइबर का सिंथेसिस करना, ये काम होता है फाइब्रोब्लास्ट सेल का। किसका काम होता है? फाइब्रोब्लास्ट सेल का। कोलेजन फाइबर सिंथेसिस करते हैं, जो कि क्या करते हैं? प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू ग्रेनुलेशन टिश्यू। जो ग्रेनुलेशन टिश्यू बना है, जो नया ग्रेनुलेशन टिश्यू बने हैं, ग्रेनुलेशन सेल बनी है, उनको आपस में बांधती है, उनको एक दूसरे टाई अप करती हैं और मजबूती, एक टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। अब जो नए नए ग्रेनुलेशन टिश्यू बने हैं, नए नए ग्रेनुलर टिश्यू बने हैं, वो क्या हो जाएंगे? मजबूत हो जाएंगे, वो टाइट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है? अब सुनो, जब आपके नए नए टिश्यू बन गए, है ना, नई नई सेल बन गई, वो घाव धीरे धीरे बढ़ रहा है, नए नए फपोले स्ट्रॉबेरी टाइप के सेल बन रहे हैं और वो ऊपर आ रहे हैं लाल कलर के। ठीक है, नए नए बनते बनते घाव बढ़ रहा है। लेकिन जब नई सेल बनती है तो उनको क्या चाहिएगा? प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिएगा, प्रॉपर उनको न्यूट्रिएंट चाहिएगा। तो उनको भी उनकी भी डिमांड होती है कि मुझे भी ब्लड सप्लाई चाहिए। तो वहां पे आपकी एक सेल आती है, उस सेल का नाम होता है एंडोथीलियम सेल। कौन सी सेल आती है? एंडोथीलियम सेल आती है। तो वहां पे एंडोथीलियम सेल आती है। और इस एंडोथीलियम सेल का क्या काम आता है? एंडोथीलियम सेल का काम होता है एंडोथीलियम बनाना। जो आपकी कैपिलरी के सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? एंडोथीलियम। तो एंडोथीलियम को कौन बनाता है? एंडोथीलियम सेल बनाती है। तो एंडोथीलियम सेल का क्या काम होता है? न्यू कैपिलरी फॉर्मेशन। नई नई कैपिलरी का बनाना, न्यू कैपिलरी फॉर्मेशन काम किसका होता है? एंडोथीलियम सेल का होता है। नई नई वेसल्स बनाना, न्यू कैपिलरी बनाने का मतलब है कि न्यू वेसल्स, कैपिलरी बनाने का मतलब कि नई नई वेसल्स को बनाने का काम है, वो किसका है? एंडोथीलियम सेल का है। वहां पे नई नई कैपिलरी बनेगी, वहां पे ब्लड सप्लाई, उन ग्रेनुलर टिश्यू है उनको धीरे धीरे क्या होगी? ब्लड सप्लाई स्टार्ट होने वाली है, जिससे प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलेगा, जिससे कि और मोर एंड मोर ग्रेनुलेशन टिश्यू वहां पे बनेंगे। क्लियर ये बात? अब इस प्रोसेस को, जो नई नई ब्लड वेसल्स बनती है, नई नई कैपिलरी बनती है, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? ये भी आपको पता होना चाहिए। इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है एंजियोजेनेसिस। क्या नाम देते हैं? एंजियोजेनेसिस। और देखो, जब नई नई ब्लड वेसल्स बनती है ना, तो बिल्कुल पिंक कलर की होती है। कैसी होती है? पिंक कलर की होती है, पिंक कलर की होती है। ठीक है, मतलब मेरी बात समझो, सबसे पहले आपकी इन्फ्लामेशन था तो रेडनेस थी, लालिमा हो रही थी। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब उसमें नए नए टिश्यू बने, ग्रेनुलर टिश्यू बने, तो रेड कलर की हो गई, मतलब कि वहां पे स्ट्रॉबेरी टाइप कलर आ गया, वो रेड कलर की दिखने लगी, फपोले दिखने लगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे यदि वहां पे नई नई वेसल्स बनती है ना,
जो नई नई वेसल्स बनने लगी हैं तो वो पिंक कलर की हो जाती है, मतलब कि आपका वुंड आपने ड्रेसिंग हटाई वो पिंक कलर का देखने को मिल रहा है, मतलब आप समझ जाओ यहाँ पे एंजियोजेनेसिस हो रहा है, नई नई वेसल्स बनने लगी है। अब एक मेरी इंपॉर्टेंट बात है उसको समझना। अब समझो कोई नई नई वेसल्स बनी है, तो उसमें थोड़ा सा भी यदि मैं स्क्रैच कर देता हूँ, थोड़ा सा भी स्क्रैच करता हूँ, टच करता हूँ, तो वो ब्लड वेसल्स फट जाएंगी, नहीं फटेंगी। वो तो नई नई ब्लड वेसल्स बनी है, नई नई कैपिलरी बनी है, मतलब कि वो अभी इतनी मजबूत नहीं है, वो अभी थोड़ी क्या है, वीक है, कमजोर है, मतलब कि थोड़ा सा भी फ्रिक्शन यदि मैं उनको दे देता हूँ तो वो वेसल्स क्या हो जाएंगी, रप्चर हो जाएंगी, और रप्चर होने के बाद वो ब्लीडिंग कर देंगी। ब्लीडिंग करने का मतलब है कि ग्रेनुलेशन टिश्यू है उनको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और वुंड हीलिंग डिले हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि जब आपका वुंड ग्रेनुलेशन फेज में भी है, एंजियोजेनेसिस हो रहा है, तो वो कैपिलरी बहुत जल्दी रप्चर हो जाती है। इसलिए आपको घाव को किसी इंजरी से बचाना है, ड्रेसिंग करके रखना है, आपको उसको टच करने से बचाना है, नहीं वहां पे ब्लीडिंग हो जाती है। तो आप कह सकते हो न्यू वेसल्स टेंड्स टू, टेंड्स मतलब कि कर सकते हैं, टेंड्स टू ब्लीडिंग, जो नई वेसल्स है वो ब्लीडिंग कर सकती है। ओके, इस सॉरी सॉरी फॉर इंटरमिनेंस, कि क्या होता है कि जो नए नई जो वेसल्स होती है उनको टच कर दिया तो वो ब्लीड कर सकती हैं, इसलिए अपन को वो साइट है वो इंजरी से बचानी है। मतलब अपन लिख सकते हैं प्रिवेंट प्रिवेंट वुंड साइट फ्रॉम इंजरी। जो वुंड वाली साइट है उसको हमको इंजरी से क्या करना है, प्रिवेंट करना है। क्लियर, यहां तक बात आपको समझ में आई? तो ये अपन ने देखा वहां पे नई नई वेसल्स भी बन चुकी है। उसके बाद में समझो, जब आपका घाव बढ़ जाएगा, उसके बाद में जब आपका घाव बढ़ जाएगा, मेरे यहाँ पे बिल्कुल जो घाव था शुरू में रेडनेस थी, फिर वो रेड हुआ स्ट्रॉबेरी लाइक, और उसके बाद में उसमें क्या हुआ, पिंक कलर का हो गया, उसमें कैपिलरी बन गई। उसके बाद में जब वो घाव भर जाएगा तो उसके ऊपर जब ऊपर तक आ गया, घाव मेरा बहुत प्यारा था, सेल बढ़ती बढ़ती वो ऊपर तक आ गया, जब वो ऊपर तक आ गया तो आपको भी लगता है कि अब इसके ऊपर एक कवरिंग की नीड है, इसके ऊपर एक स्किन बनने की नीड है। तो क्या होता है, एक सेल होती है एपिथेलियल सेल, जो आपके बॉटम पे होती है, वो बॉटम से ऊपर आती है, मतलब कि माइग्रेट होती है सुपरफिशियल तक, और वो ऊपर जब एपिथेलियल सेल ऊपर आ जाएंगी तब वो इसकी एक कवरिंग बना देंगी, आपके जो घाव भर गया उसके ऊपर क्या, स्किन बनाना स्टार्ट कर देती है। तो कौन सी सेल होती है, वो सेल को अपन बोलते हैं एपिथेलियल सेल। क्या बोलते हैं, एपिथेलियल सेल बोला जाता है। ये एपिथेलियल सेल क्या करती है, माइग्रेट माइग्रेट करती है, माइग्रेट बॉटम टू, वो बॉटम से सरफेस तक आती है, वो माइग्रेट करती है, एंड फॉर्मेशन ऑफ एपिथेलियम कवरिंग, वो एपिथेलियम कवरिंग बनाती है ओवर द वुंड साइट, ओवर द वुंड, वो वुंड के ऊपर एक कवरिंग बनाती है, एपिथेलियम की कवरिंग बनाती है, और एक स्किन बनाने का वो करती है। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, एपिथेलाइजेशन बोलते हैं। और जो स्किन होती है वो कैसे कलर की होती है, व्हाइट कलर की होती है। आपने एकदम देखा होगा कि जब आपका घाव बढ़ता है तो उसके ऊपर एक स्कार बन जाता है, जो थोड़े बहुत व्हाइटिश कलर का होता है, व्हाइट कलर का स्कार बन जाता है। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, एपिथेलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, एपिथेलाइजेशन बोलते हैं। क्या, एपिथेलाइजेशन। तो ये अपन ने देखा, और इस पूरे जो अपन ने तीन फेज पढ़े, इसमें तीन चीज पढ़ी है मेन मेन, कि इसमें जो ग्रेनुलेशन फेज था उसमें क्या हुआ कि जो घाव था वो धीरे धीरे भरा है, नीचे से ऊपर तक नए टिश्यू बने हैं, उनको स्ट्रेंथ देने के लिए कोलेजन फाइबर बने हैं, उनमें ब्लड वेसल्स एंजियोजेनेसिस हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो स्किन बनी, एपिथेलाइजेशन हुआ है। तो अपन ने बात करते हैं कि यहाँ पे मेन मेन कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। यहाँ पे मेन मेन तीन प्रोसेस अपन को देखने को मिलते हैं। सबसे पहले ग्रेनुलेशन देखने को मिलता है, ग्रेनुलेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में आपको क्या देखने को मिलता है, ग्रेनुलेशन मिलता है, फिर आपको एंजियोजेनेसिस देखने को मिलता है, और एंजियोजेनेसिस के बाद में आपको क्या देखने को मिलता है, एपिथेलाइजेशन। एपिथेलाइजेशन देखने को मिलता है। जो ग्रेनुलेशन होता है इसमें मेन कौन सी सेल काम करती है, फाइब्रोब्लास्ट सेल काम करती है, जो स्ट्रेंथ देती है। एंजियोजेनेसिस में कौन सी करती है, एंडोथेलियल सेल करती है, एंडोथेलियल सेल वो रोल प्ले करती है। और जो एपिथेलाइजेशन होता है उसमें एपिथेलियल सेल रोल प्ले करती है। तो मेन मेन आपके ये सेल काम आती है, कौन कौन सी, फाइब्रोब्लास्ट, एंडोथेलियल और एपिथेलियल सेल काम आती है। उसके बाद यदि अपन देखना चाहें, ठीक है, एक मिनट, उसके बाद भी अपन देखें कि जो फाइब्रोब्लास्ट होता है उस टाइम जो कलर रहता है वो रेड कलर होता है या स्ट्रॉबेरी लाइक होता है, रेड कलर होता है या स्ट्रॉबेरी शेप का कलर होता है। यदि अपन एंडोथेलियम को देखते हैं, एंजियोजेनेसिस देखते हैं, तो पिंक कलर होता है, ठीक है। और एपिथेलियल बनता है उस टाइम जो कलर होता है वो व्हाइटिश कलर होता है। ये अपन ने इसका बेसिक्स देखा,
कि ये अपन ने देखा ग्रेनुलेशन फेज, टोटल टाइम लगता है 4 से 21 दिन। यदि आप डॉक्टर देखता है इन घावों को, डॉक्टर देखता है, ड्रेस कहता है कि ड्रेसिंग हटाओ, और उसके बाद सर्जन बोलता है कि इसमें ये दिक्कत है, ये घाव इस फेज में आ चुका है, ये घाव इस फेज में पिंक कलर का है, मतलब कि एंजियोजेनेसिस हो चुका, नसें बनने लग गई, नॉर्मल चल रहा है घाव का प्रोसेस, एपिथेलाइजेशन हो गया, मतलब कि व्हाइटिश कलर का आ गया, मतलब कि अब इसमें स्किन बनने लग गई है, ये नॉर्मल प्रोसेस होता है। इनको वो डॉक्टर अच्छी तरह देख के असेस कर सकता है कि अब आपका घाव किस फेज में है। एक चीज और ध्यान देना, एक लास्ट बात और बता देता हूं आपको कि जब भी ग्रेनुलेशन फेज भी इंपॉर्टेंट है कि घाव भरना, जो घाव भरने की जो मेन फेज है वो ग्रेनुलेशन फेज है, प्रोलिफरेशन फेज ही है कि मेरा घाव इतना गहरा था उसमें सेल बन बन के ऊपर तक आई है, इसी को अपने प्रोलिफरेशन फेज या ग्रेनुलेशन फेज बोला है। अब ग्रेनुलेशन फेज की काफी डिमांडेड होती है। एक तो देखो यहाँ पे कोलेजन प्रोटीन बनता है, मतलब कोलेजन फाइबर बनते हैं, तो कोलेजन फाइबर भी एक टाइप का क्या है, प्रोटीन ही तो है। कोलेजन फाइबर की बात करें तो ये एक टाइप का प्रोटीन होता है, ठीक है। तो आपको प्रोटीन रिच डाइट की यहाँ पे क्या होती है, नीड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो अपन बात करें कि डाइट की बात करें कि आपको जब वुंड हीलिंग होनी होती है, घाव भरने होते हैं, तो आपको एक तो प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि ऑपरेशन के बाद में अंडे खाने चाहिए। अंडे इसलिए खाते हैं क्योंकि वो प्रोटीन रिच होते हैं, आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी पड़ेगी, ठीक है। वेजिटेरियन है इंसान तो आप सोयाबीन ये खाओ, वेजिटेरियन तो सोयाबीन खाओ, और यदि आप चने की दाल खाओ, और नॉन वेज हो तो आप एग का एल्बुमिन होता है उसको खाओ। डॉक्टर इसकी सलाह देते हैं कि आप अंडे खाओ थोड़े दिन, है ना। दूसरी बात, आपको विटामिन सी की नीड पड़ेगी। विटामिन सी जो लिम्सी 500 आती है वो दो। लिम्सी 500 का फायदा ये होता है कि विटामिन सी कोलेजन सिंथेसिस में आपकी हेल्प करता है, तो आपको लिम्सी देनी पड़ेगी। साथ में आप जिंक दो, जिंक से भी क्या इम्यूनिटी अच्छी होती है, तो जिंक 20 जो टैबलेट आती है वो आप दे दो, जिंक कोविट आती है, जो भी टैबलेट आती है उनको आप दे दो। तो आपकी डाइट है प्रोटीन रिच होनी चाहिए, विटामिन सी होती है, जिंक होनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके जो कोलेजन प्रोटीन होता है, कोलेजन सिंथेसिस में आपके क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। दूसरी बात मैंने बताई कि जो ग्रेनुलेशन फेज होता है उसमें नई नई सेल बनती जा रही है, मतलब कि इसका मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हाई होता है। तो यहाँ पे हाई एनर्जी या मेटाबॉलिज्म की क्या होने पड़ती है, नीड पड़ती है। हाई एनर्जी या मेटाबॉलिज्म की यहाँ पे नीड होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको हाई एनर्जी या मेटाबॉलिज्म की आपको नीड होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात एक और है, एक पॉइंट और है कि आपको यहाँ पे एक मॉइस्चर को मेंटेन करना होता है, मॉइस्चर मेंटेन करना होता है, ठीक है। उस एरिया, यदि आपकी ग्रेनुलेशन टिश्यू तभी बनेगी तब वहां पे प्रॉपर हाइड्रेशन मिलेगा, उसको उसको पानी की जरूरत होती है, मॉइस्चर की नीड होती है। तो यदि उसको मतलब प्रॉपर हाइड्रेशन मिलेगा तो उसकी वुंड हीलिंग है वो थोड़ी जल्दी होगी, अर्ली वुंड हीलिंग अपन को देखने को मिलेगी। यदि वो एरिया बहुत ज्यादा ड्राई हो गया, आपने उस एरिया को खुला छोड़ दिया, ओपन छोड़ दिया, एयर के एक्सपोज में छोड़ दिया, तो वो एरिया ड्राई हो जाता है और आपकी वुंड हीलिंग सही तरह नहीं हो पाती, क्योंकि ग्रेनुलेशन टिश्यू है, जो फाइबर सिंथेसिस है वो नहीं हो पाएंगे, और आपका ग्रेनुलेशन टिश्यू नहीं बन पाएंगे और आपका घाव नहीं बनेगा। इसलिए कहते हैं आप जो ऑपरेशन के बाद में अच्छी तरह फ्लूइड का इंटेक अच्छी तरह लो, फ्लूइड प्रॉपर अमाउंट में लो ताकि हाइड्रेशन बना रहे। यदि आपकी स्किन, यदि वहां एरिया डिहाइड्रेट हो गया तो वुंड हीलिंग नहीं होने वाली, ठीक है। इसलिए कई डॉक्टर तो यूज भी करते हैं एक हाइड्रोकोलोइडल ड्रेसिंग या हाइड्रोजल ड्रेसिंग आती है, वो यूज करते हैं ताकि वो मॉइस्चर है वो बना रहे वहां पे, ठीक है। तो ना तो बहुत ज्यादा मॉइस्ट हो, बहुत ज्यादा भी मॉइस्चर ना हो, ना बहुत ज्यादा ड्राई हो, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो, नो टू मच ड्राई, ना तो बहुत ज्यादा ड्राई हो, नो टू मच मॉइस्चर, ज्यादा मॉइस्चर भी ना हो, है ना। ना तो बहुत ज्यादा मॉइस्चर हो ना ड्राई हो, ठीक है। टू मच ड्राई तो आप लिखो ही मत, ड्राई तो होना ही नहीं चाहिए, तो आप इसको लिखो नो ड्राई, अवॉइड ड्राइनेस। वहां पे ड्राइनेस है उसको अवॉइड करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है उसको अपन ने बोला था डेसिकेशन बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा मॉइस्चर हो जाता है, स्किन सॉफ्ट हो जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मैसेरेशन बोलते हैं। तो मैसेरेशन डेसिकेशन से अपन को प्रिवेंट रखना पड़ेगा, इसलिए अपन क्या करते हैं, अपन कहते हैं यूज मॉइस्चर ड्रेसिंग। अपन को मॉइस्चर ड्रेसिंग का यूज करना है, जैसे आपकी आती है हाइड्रोजल ड्रेसिंग आती है या हाइड्रो कोलोइड ड्रेसिंग आती है, हमको हाइड्रोजल या हाइड्रोकोलोइड ड्रेसिंग होती है, इनका यूज करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने ग्रेनुलेशन फेज को भी कंप्लीट करा। 21 दिन तक अपना घाव है वो पूरा बढ़ जाता है, नॉर्मल घाव है। यदि आपका घाव किसी फेज में रुक गया है, वो क्रोनिक वुंड में चले गया, तो इन्फ्लेमेटरी फेज में रुक जाता है। नॉर्मल टाइम पीरियड या प्रेडिक्टेबल टाइम पीरियड पे वो घाव नहीं बढ़ता, उसको क्रोनिक वुंड बोल देते हैं। क्लियर है बात। अब अपना लास्ट फेज आता है, लास्ट फेज आता है कि आपका घाव तो पूरा भर ही गया है, बस अब इसके फिनिशिंग की नीड है, इसको फिनिशिंग देना है कि कहीं से सेल उबड़ खाबड़ है उसको ठीक करना है। उस फेज को अपन बोलते हैं रीमॉडलिंग फेज। क्या बोलते हैं, रीमॉडलिंग बोलते हैं, या अपन इसको बोलते हैं मैचुरेशन फेज। क्या बोलते हैं,
मैचुरेशन फेज। तो देखो नॉर्मल जो घाव होता है वो 21 दिन के अंदर या 2 से 3 वीक के अंदर भर जाता है, ठीक है। उसके बाद में उसकी फिनिशिंग चलती रहती है, और फिनिशिंग चलने में जो ड्यूरेशन लगता है, कितना टाइम लगता है, वो लगता है आपका 21 दिन से लेके 2 साल तक का टाइम लगता है। कितना लगता है, 21 दिन से लेके 2 साल तक का वो टाइम लगता है, ठीक है। मतलब आपसे कोई पूछे कि टोटल वुंड हीलिंग में कितना टाइम लगता है, तो आप बताओगे मुझे 3 सप्ताह लग जाते हैं, 21 दिन लग जाते हैं टोटल वुंड हीलिंग होने में, है ना। यहाँ पे क्या होता है कि कंटिन्यू ग्रेनुलेशन टिश्यू है, ग्रेनुलेशन टिश्यू है, वो कंटिन्यू क्या होते रहते हैं, फॉर्म होते रहते हैं, कंटिन्यू बनते रहते हैं। ग्रेनुलेशन टिश्यू भी बनते हैं, कोलेजन टिश्यू भी बनते रहते हैं। तो जो कोलेजन टिश्यू, ग्रेनुलेशन टिश्यू है, वो 2 साल तक कंटिन्यू बनते ही रहते हैं। वो कंटिन्यू बनने के बाद में वो वहां पे शेप होती है उसकी, जो तो आपकी जो ग्रेनुलेशन टिश्यू की जो शेप है उनको अच्छी स्ट्रेंथ देना, ये सब काम वो करते रहते हैं। साथ में परमानेंट ब्लड वेसल्स होती है, जो ब्लड वेसल्स है, नई नई ब्लड वेसल्स है, वो परमानेंट वहां पे क्या होती है, बनती रहती है, ठीक है। तो वहां पे लगातार क्या हो रहा है, लगातार क्या हो रहा है, समझो कि आगे वाली जो मेन घाव है वो 21 दिन में भर जाता है, लेकिन वो प्रोसेस कंप्लीट होने में पूरे 2 साल लगते हैं, 2 साल तक वो चलता ही रहता है, ठीक है। वहां पे दोबारा ग्रेनुलेशन टिश्यू बनेंगे, वहां पे जो ग्रेनुलेशन टिश्यू डैमेज हो गए वहां पे नई ब्लड वेसल्स बनती रहेंगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस 2 साल तक चलता रहता है, कंप्लीट वुंड हीलिंग होने में आपको 2 साल लग जाते हैं। 2 साल में अब होता क्या है कि जब शुरू शुरू में 21 दिन की बात कर रहे थे अपन, स्टार्टिंग की अपन यदि बात कर रहे थे, तो स्टार्टिंग में जो घाव था ना, उसके जो ग्रेनुलेशन टिश्यू बने थे वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट नेचर के होते हैं। थोड़ा सा आप उसको छेड़ोगे तो डैमेज भी हो सकते हैं। तो स्टार्टिंग में जो घाव बनते हैं वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट नेचर के होते हैं। लेकिन जब रिपीटेडली जब आपके ग्रेनुलेशन टिश्यू बनते हैं, बिगड़ते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, तो वो क्या धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होने लगते हैं, हार्ड होने लगते हैं। तो जो ग्रेनुलेशन टिश्यू वो सॉफ्ट से क्या होने लगते हैं, हार्ड हो जाते हैं, और एंड में बिल्कुल व्हाइट कलर का स्कार बन जाता है। व्हाइट कलर का क्या बन जाता है, स्कार बन जाता है। जब भी आपने सपोज करो, जब भी घाव बना होगा तो उसके ऊपर जो स्किन आती है ना, वो नॉर्मल स्किन जैसी कभी नहीं आती। सपोज करो किसी के बड़ा घाव हुआ, मेरे यहाँ पे बड़ा घाव हुआ था, तो इसका निशान मेरे ताउम्र रहेगा। वो मतलब जब टॉम में जाऊंगा जब तक ये निशान रहेगा, ठीक है। जब तक ये स्किन आएगी ना, जो अब जैसी स्किन है वैसी स्किन बाद में नहीं आएगी। हालांकि उसके ऊपर क्या बन जाता है, व्हाइट कलर का स्कार टाइप बन जाता है। क्या बन जाता है, स्कार, एक धब्बा बन जाता है। क्लियर है बात, व्हाइट कलर का धब्बा बन जाता है। और जो ये स्कार होता है ना, ये क्या होती है, फॉल्स स्किन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, फॉल्स स्किन बोलते हैं। ये नेचुरल स्किन की तरह नहीं होता, ये एक ट्रू स्किन नहीं होती, एक फॉल्स स्किन होती है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी नो ब्लड वेसल्स, क्योंकि इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं रहती है, या कोई नर्व सप्लाई नहीं रहती है, नो नर्व सप्लाई। यदि आप इस पे, जब कोई एरिया जल जाता है, आप उस पे डैमेज कुछ करोगे तो पेन सेंसेशन भी नहीं होंगे, बल्कि वहां पे कोई तो नर्व सप्लाई नहीं होती, ना कोई ब्लड सप्लाई होती। इसलिए ऐसी स्किन को क्या बोलते हैं, फॉल्स स्किन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉल्स स्किन होते हैं। सपोज करो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरी जैसे ये है, ये एरिया है, ये स्कार नहीं है, यहाँ पे वुंड हुआ था, उसके बाद में ये किलोइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, किलोइड बोलते हैं, या हाइपरट्रॉफिक स्कार बोल दो, किलोइड बोल दो। तो ये क्या होता है कि अब इसमें मैं कुछ भी कर लूं ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें मैं काफी निडल होती है, अपने ऑलपिन होती है, उसको चुबाता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फॉल्स स्किन है, मतलब कि इसमें कोई नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई नहीं है। ब्लड सप्लाई होती तो ये नॉर्मल ऐसा कलर होता ना, इसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, इसलिए या तो ये डार्क हो जाती है या ये व्हाइट कलर की आ जाती है, ठीक है। या तो ये डार्क होती है या व्हाइट कलर की आ जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फॉल्स स्किन बोलते हैं, ठीक है। आपको जब मैं कॉम्प्लिकेशन पढ़ाऊंगा वुंड हीलिंग के, जब मैं कॉम्प्लिकेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो नॉर्मल जो स्किन आती है, तो जो नॉर्मल स्किन आती है, नॉर्मल स्किन आती है वुंड के बाद में, रिमॉडलिंग के बाद में जो नॉर्मल स्किन आती है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्कार बोलते हैं। जो बिल्कुल कैसी होती है, व्हाइट कलर की होती है, व्हाइट कलर की आती है। उसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, उसमें नो ब्लड वेसल्स, उसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, नो ब्लड वेसल्स होती है, और ना ही कोई नारो सप्लाई होती है, बल्कि नो नारो सप्लाई, ना तो ब्लड वेसल्स होगी ना नारो सप्लाई होगी। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन फॉल्स स्किन। क्या बोलते हैं कि ये एक फॉल्स स्किन है। लेकिन कुछ जगह नॉर्मल एक स्कार, तो आप जानते हो ना, कट लग गया तो वहां पे कट का निशान हरदम रहता है, उसको स्कार बोलते हैं, जो व्हाइट कलर का होता है। लेकिन यदि ये नॉर्मल स्कार नहीं बनता, इसमें 2 कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिलते हैं, है ना, 2 कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिलते हैं। लिखता हूं मैं, यदि नॉर्मल स्कार नहीं मिलता तो इसमें क्या है, कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिलते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लिकेशन। तो 2 कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिलते हैं। तो 2 कॉम्प्लिकेशन भी अपने पास यहाँ पे क्रिएट देखने को मिलते हैं, 2 कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। मैं लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ कि यदि नॉर्मल स्किन नहीं है, जनरली नॉर्मल स्किन आ जाती है, लेकिन मेरे भी यहाँ नॉर्मल स्किन आ जानी चाहिए थी, लेकिन वुंड हीलिंग में कुछ ऐसी गड़बड़ी हुई है कि नॉर्मल स्किन नहीं आती, रिमॉडलिंग थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है ना। तो रिमॉडलिंग सही तरह चलती रहे तो स्कार बन जाता है, धब्बा बन जाता है, व्हाइट कलर की स्किन आ जाती है, ज्यादा भद्दी नहीं लगती,
लेकिन कई बार नॉर्मल स्किन नहीं आती, कुछ एबनॉर्मल स्किन आती है, तो दो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, इनको कॉम्प्लिकेशन ही बोल सकते हैं। दो कॉम्प्लिकेशन होते हैं जिनके नाम आप पढ़ोगे, एक तो होता है हाइपरट्रॉफिक स्कार, आपको एक इमेज से दिखाऊंगा, एक तो बनता है हाइपरट्रॉफिक स्कार और एक बन जाता है कीलोइड बन जाता है। क्या बन जाता है? कीलोइड बन जाता है। तो ये दो तरह की आपको क्या देखने को मिलती है, सॉरी माइक लगाना भूल गया। तो आपको एक तो क्या देखने को मिलता है, कीलोइड देखने को मिलता है, एक आपको हाइपरट्रॉफिक स्कार देखने को मिलता है। क्लियर ये बात? तो ये दो तरह का मिलता है, हाइपरट्रॉफिक स्कार या कीलोइड आप इसको बोल सकते हो। क्लियर इतनी बात? तो ये एबनॉर्मल या कॉम्प्लिकेशन इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं या एबनॉर्मल इसको बोलते हैं। ठीक है इतनी बात? तो ये आज अपन ने जो इन्फ्लामेशन होता है, सॉरी वुंड होता है, उसके हीलिंग के अपन ने अलग अलग पार्ट पढ़े, अलग अलग स्टेजेस पढ़ी, और इनसे काफी क्वेश्चन आ सकते हैं, इनसे काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो आपके ये प्रोसेस होता है ना, वुंड डीलिंग का प्रोसेस होता है, इससे काफी क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। कौन सी ग्रेनुलेशन, कौन सी फेज कितने टाइम की होती है, किस फेज में क्या होता है, ये सब हमको देखने को मिलता है। तो आपको चार फेज है, चार स्टेज है, याद रखना कौन कौन से ड्यूरेशन है। सिंपल क्वेश्चन पूछना होगा तो यहाँ से पूछ लेगा, इस टेबल से ही पूछ लेगा, सिंपल क्वेश्चन होगा तो। लेकिन कोई अटपटा क्वेश्चन बनता है तो उसमें दिक्कत आ सकती है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आप क्लास लेते रहो, जो क्लास मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसको एक दो बार खुद के हाथ से लिखो, ठीक है, देख के लिखो। दूसरी क्लास बिना देखे लिखो, फिर देखो कि मैं कौन कौन से पॉइंट भूल चुका हूँ, और उसके बाद आप बिना देखे लिखोगे तो आपको एंड में आप फिर रिवाइज करना, फिर आप उन पेज को फाड़ के फेंक दो, आपके दिमाग में वो प्रिंट हो जाएंगी, फिर भी समझ में ना आए तो आप दोबारा क्लास ले लो। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे काफी कॉम्प्लिकेशन होते हैं कि वुंड है, उसमें मान लो मेरे वुंड क्रिएट हुआ और इसमें से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग ही नहीं रुक रही, ये कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। काफी बार मैं ये धब्बे बताया कि परमानेंट लाइफ लॉन्ग कुछ धब्बे पड़ जाते हैं, स्कार बनता है वो नॉर्मल है, लेकिन कई बार हाइपरट्रॉफिक स्कार बन जाता है, कीलोइड बन जाता है, ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशन है, चार पांच कॉम्प्लिकेशन है, उनको अपन पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।